क्या आरके सिंह ये सुपरसीड करने की कोशिश है क्या देश की सुप्रीम कोर्ट को? ऐसा तो जितने जस्टिस हमारे साथ हैं वो सब कह रहे हैं कि ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के फैसले में सिर्फ लॉ को डिफाइन किया, आर्टिकल को डिफाइन कर दिया, आर्टिकल 200 को। गरिमा जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरा थोड़ा मुख्तलिफ तौर पे कुछ अलग मानना है। प्लीज सर का थोड़ा आवाज बढ़ाइए ना। हमारी आवाज आ रही है? ऑडिबल सर, कैरी ऑन। हाँ, थोड़ा मेरा मुख्तलिफ इसलिए मानना है कि अगर जजमेंट को हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप। जजमेंट में फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप इज अ डॉक्ट्रिन जो कहता है कि वो आर्टिकल्स, वो कानूनी प्रावधान जो किसी कारणवश बहुत क्लियर नहीं है या वक्त के साथ साथ उनमें बदलाव नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो गैप आता है उसको अपने जजमेंट से फिल कर दे। तो प्राइमा फेसाई अगर आप देखेंगे तो जो 8 अप्रैल का जजमेंट है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप। लेकिन अब ये एक यक्ष प्रश्न ये आता है कि क्या फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप के डॉक्ट्रिन के अंदर हम उस आर्टिकल को ही मार दें जिसको संविधान ने, पार्लियामेंट ने पास करा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं और अपने पैनलिस्ट से भी तवक्को चाहूंगा कि जब इस पे बहस चल रही थी, बहुत कम ऐसे आर्टिकल होंगे जिसमें बहुत लंबी बहस और 2-3 बार चली थी। जब संविधान सभा में इस आर्टिकल पे बहस चल रही थी तो 3 डेट पे 1949 में इस पे बहस चली थी। और मेन मुद्दा पता है क्या था आपको? मेन मुद्दा यही था कि गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशन है, जो गवर्नर को हम बिल से रिलेटेड डिस्क्रिशन दे रहे हैं विथहेल्ड करके बैठने का या उस पर बैठने की, वो डिस्क्रिशन उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अंबेडकर विजनरी आदमी थे। मैं बार बार कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्ट्रोलॉजर, तो चीजों को समझते थे बाबा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिस्क्रिशन उनको नहीं मिलना चाहिए कि जब तक नहीं करे वो तब तक उस पर बैठे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं मानेगी और उनको ये डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब वस्तुस्थिति आज के डेट में गरिमा जी क्या है कि एक तरफ 142 है और दूसरे तरफ 153 है जो कहता है कि हर राज्य में एक गवर्नर होगा। 163(1) है, वो कहता है कि गवर्नर होगा जरूर, लेकिन वो गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पे काम करेगा। और 200 है, आर्टिकल 200 है, वो कहता है कि 4 ही कंडीशन है। कोई बिल अगर गवर्नर के पास जाएगा तो उसको एसेंट दे देगा, या एसेंट विथहेल्ड कर लेगा, या उसको प्रेसिडेंट के पास रेफर कर देगा, या उसको फिर वापस क्या करेगा, अगर वो बनी बिल नहीं है तो विधायिका को भेज देगा। लेकिन कहीं टाइम लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे फिर मैं 1-2 मिनट पॉज करता हूं और चूंकि बहुत स्टीम्ड पैनल है, ये डायरेक्ट इंपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 75 का जो प्रोविजन था ना, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसका वो डायरेक्ट इंपोर्ट, उसमें भी कहीं टाइम फ्रेम की बात नहीं है। अब देखिए गरिमा जी हुआ क्या, वक्त के साथ साथ 90 के दशक के बाद से, स्पेशली 80 के दशक के बाद से गवर्नर्स का रोल जो है बहुत पॉलिटिकल होता चला गया। ये पॉइंट है। 70 के बाद से गवर्नर का रोल पॉलिटिकल होता चला गया और ये इल्जाम लगने लगा कि गवर्नर जो है बिल के माध्यम से सरकारी नुमाइंदे की तरह काम करने लगे हैं और पॉलिटिकल विच हंटिंग करते हैं। तो हमारी सरकारों ने, प्रीवियस सरकारों ने इसको संज्ञान में लिया और 5 कमिटीज बनी है। मैं आपको बता देता हूं। एक कमेटी बनी थी सरकारिया कमीशन 1987 में, दूसरी कमेटी बनी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, हेडेड बाय जस्टिस। तीसरी कमेटी बनी जस्टिस MM कुंची कमीशन 2010 में, और कर्नाटका की जो 22nd जो लॉ रिपोर्ट थी उसमें एक कोट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें जस्टिस मालिमत ने कहा था, It would indeed be anomalous and paradoxical if more time is taken by the head of a state to assent to a bill than for a legislator to pass it. मतलब जितनी जल्दी कोई विधेयक को पास करता है, उससे ज्यादा अगर गवर्नर उस पर बैठा रहे तो उस बिल की आत्मा मर जाएगी। Yes. And that was happening in Tamil Nadu, that was happening in Kerala, that was happening in Punjab। और सुप्रीम कोर्ट बार-बार, देश की सर्वोच्च अदालत ने बार-बार अल्टीमेटम दिया, ताकीद की कि भाई आग से खेल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन 3-3 साल वो गुंडी मारकर अगर राज्यपाल बैठे रहेंगे सर, तो क्या विकल्प बचेगा सुप्रीम कोर्ट के पास? अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें उन्हीं सरकारों के साथ हो रही है जो विपक्ष की सरकार है। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, ये हम सबको मिलकर के सोचना होगा बिना किसी विवाद के।
क्या सुप्रीम कोर्ट फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप के माध्यम से हाँ, पार्लियामेंट का रोल एज्यूम कर सकती है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इस टाइप के पहले भी मसले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ताकीद के साथ, बड़ी इज्जत के साथ गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो समय के कसौटी पे खड़े नहीं करते हैं, आप सदन में जाकर के इसको फिर से आप पास कर दीजिए। अभी ये मौका CEC का हुआ है सर, उसी के तहत हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो कानून नहीं था, कानून में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बना दीजिए, जब तक सीजेआई पैनल में रहेंगे, केंद्र ने कानून बना दिया। कानून तो ये कम से कम एक बार केंद्र को ये मौका तो देना चाहिए था। हाँ, नहीं मौका मिला तभी तो ये बहस खड़ी हुई है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ हमेशा देखिए, इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई हमेशा कोई बहुत खराब स्थिति नहीं पैदा करती। अब जब इन संस्थाएं आपस में टकराती हैं तो कुछ बेहतर भी निकलता। कायदे से जस्टिस पारदीवाला के बेंच को ये भी रिकमेंडेशन करना चाहिए था कि सरकार की ये चीज आपकी एनोमलीज है, आप इतने दिन में आते उसको ठीक कर दीजिए, अदरवाइज यू विल टेक द चांस। लेकिन सर अभी जस्टिस SR यादव ने ये भी तो बताया, आप कह रहे हैं इट इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल 200, जस्टिस SR यादव कह रहे हैं इट इज वेरी मच मेंशन्ड इन द आर्टिकल 200 कि आप अनलिमिटेड टाइम तक, मैं पालती शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रही हूं, आप अनलिमिटेड टाइम तक पालती लगाकर नहीं बैठ सकते उस पर। और ये तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के भीतर इतना विवेक तो होता है कि विधानसभा ने पास करके भेज दिया, आप बगैर कारण बताए उस पर गुंडी मारकर बैठे हुए हैं, तो आप भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। यानी कि केंद्र ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है राज्य में, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने बड़ा अच्छा शब्द किया था, घुड़की मार के। हाँ, घुड़की मार के बैठ गए थे। बिल्कुल सही हो रहा है, ये बिल पे घुड़की मार के बैठी जा रही है। कहीं पे 7 बिल है, कहीं पे 2 बिल है, कहीं 29 बिल है। अब एक फर्ज कीजिए, एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं, उसमें क्या करना चाहिए था। वेस्ट बंगाल में घटना घटती है जहां पे एक यंग लड़की के डॉक्टर के साथ रेप होता है, मर्डर हो जाता है। ऑलरेडी हमारे पास क्रिमिनल प्रोविजंस हैं जहां पे इस चीज को टैकल किया जाता है ना। अब मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करती है, एक आनंद फानंद में पार्लियामेंट नहीं सेशन बुलाती है स्टेट असेंबली की और एक क्रिमिनल लॉ पास करती है, उस पास करके गवर्नर को भेजती है और गवर्नर साहब उसको भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास। अब इस टाइप की जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगी, जब स्टेट और सेंटर जो इस चीज पे रूल करेगा, तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए गवर्नर को, क्योंकि ये चीजें तो बहुत ऑब्नॉक्सियस है। कभी कभी वो क्या रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, हम जो डिस्फंक्शन करते हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर है। एक ही सब्जेक्ट पे 2 राज्य, मतलब एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार को कानून बनाने के प्रावधान भी बिल्कुल क्लियर है। हाँ। और बहुत बार पॉलिटिकल एक्सपेडेंसीज के चलते जो विपक्ष की सरकारें हैं उस डोमेन में भी घुसने की कोशिश करती हैं जो सेंटर का डोमेन। आप और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कह रहे हैं आरके सिंह, आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें अगर पॉलिटिक्स करेंगी तो राज्यपाल क्या करेगा? भाई अगर राज्य सरकार अपने लेवल पर पॉलिटिक्स शुरू कर देगी, राज्यपाल के अभिभाषण को लाइव नहीं दिखाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां उनके अधिकारों में कटौती कर देंगे, वेस्ट बंगाल में साफ दिखा। लेकिन सर क्या ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स करेंगी लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पॉलिटिकल पपेट की तरह काम नहीं कर सकता? नहीं देखिए, ये मतलब मेरा ये कहना नहीं था कि अगर राज्य सरकारें पॉलिटिक्स करेंगी तो गवर्नर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आप ये कह रही हैं और इसमें मैं मना भी नहीं करूंगा। मैं अपने आप को आपसे जोड़ लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों पक्ष कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी बार बार ये कहना है कि पार्लियामेंट के पावर को बिना उसको एक मौका दिए हुए अपसर्च करना कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी के लिए अच्छा। गॉट इट सर। अब सर